ओके, सो एवरीवन, बात ऐसा है कि अपने आ रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पढ़ने के लिए। पहले इसके बारे में बता देता हूं, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये टॉपिक अपने फाउंडेशन और इंटर दोनों लेवल पर है। फाउंडेशन में तो आप समझ लो, बस इसका इतना आ रहा है कि आप एक ओशन या एक समंदर में से थोड़ा सा पानी पी रहे हो, बस उतना सा है। इट इज दैट लाइट, तो दैट इज गुड न्यूज। फाउंडेशन में बहुत कम है, इंटर में काफी डेप्थ में है ये टॉपिक, बट ठीक है ना, अपने को तो जितना है उतना कवर करना है। एलएलपी एक्ट 2008, पहले इसके बारे में बहुत कुछ बता दे रहा हूं, इसका बहुत तारीफ कर देता हूं, ठीक है? फिर इसको अपने सेक्शन वाइज पढ़ने लगेंगे। देखिए, एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये इसलिए बना क्योंकि पार्टनरशिप के बहुत एडवांटेजेस थे और कंपनी के बहुत सारे एडवांटेजेस थे जो एक ही जगह पर चाहिए थे। पार्टनरशिप के बहुत डिसएडवांटेजेस थे, कंपनी के बहुत डिसएडवांटेजेस थे जो हटाने थे। उसके लिए भी एलएलपी एक्ट जो है बहुत ही सूटेबल एक्ट है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अनलिमिटेड लायबिलिटी, और कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी। तो अब एक ऐसा फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप का दरकार था जहां पार्टनरशिप भी बोल सके पर एट द सेम टाइम लायबिलिटी भी लिमिटेड रहे। अच्छा, लेकिन अब कंपनी का एक प्रॉब्लम देखो। कंपनी का एक प्रॉब्लम है कि कंपनी में धड़ाधड़ तुमको बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा। एग्जांपल दीजिए सर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपने है कंपनीज एक्ट, उसमें पढ़ेंगे भी अपने, बट अभी बता रहा हूं ऊपर से। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फिर जनरल मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, जो भी इतना सारा झमेला है ना आपका, वो सब हट गया एलएलपी के अंदर। अगर आप कंपनी फॉर्म करते तो आपको लगातार ये रिटर्न, वो रिटर्न, लेबर लॉज सब फॉलो करना पड़ता है। आपको पता है, अगर आपके पास 10 से ज्यादा इंप्लॉइज है तो आप लेबर लॉस के अंदर आ जाते हो, फिर हर लेबर का आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। एलएलपी में ऐसा कोई झमेला नहीं है। आप लोग देखते हो, आप लोग आज आर्टिकलशिप करोगे आफ्टर फाउंडेशन, तो आप देखोगे बहुत जगह, आप आफ्टर फाउंडेशन सॉरी आफ्टर इंटर, तो आप लोग देखोगे जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फर्म होता है, जनरली ये लोग एलएलपी ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप के लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है नहीं, ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी भी है नहीं, जनरल पार्टनरशिप में अपने पढ़ चुके हैं। और कंपनी बनाने में बहुत सारा झमेला है, लीगल फॉर्मेलिटीज है। आप लोग जो पढ़ते हो, अब फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, राइट, पीडब्ल्यूसी एज वी कॉल इट, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप लोग को देख के लगता होगा कि इसमें ये कंपनी है। नहीं, ये कंपनी, बोलने को आप कंपनी बोल सकते हो, बट इसमें भी जो टॉप के लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं पार्टनर, एज इफ दे आर द ओनर्स, बट नहीं, वो लोग इंप्लॉइज ही हैं, वो लोग भी फर्म के इंप्लॉइज ही हैं। ये बात मान के चलना। आएंगे अभी वो सब चीज पर भी आएंगे, है ना। नॉट अ बिग डील दैट वे, ठीक है ना। अभी आप लोग सुने यहाँ पर, तो मैं बात करने लग रहा हूँ आपके साथ एलएलपी एक्ट 2008 का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का। इसका एडवांटेज मैंने आपको क्या समझाया, लिमिटेड लायबिलिटी भी है पर कंपनी वाला बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। एक और प्रॉब्लम है पार्टनरशिप के साथ, याद है आप लोगों को, क्या बोलो तो, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब करे कोई भरे कोई, म्यूचुअल एजेंसी का तो यही मतलब था कि कोई पार्टनर कांड किया, उसके लिए मैं भी फंस गया। म्यूचुअल एजेंसी तो यही है, तो हर पार्टनर फर्म का भी एजेंट होता है और दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में खत्म है, वैसा नहीं है। हर पार्टनर फर्म का तो एजेंट है, हर पार्टनर फर्म का तो एजेंट है। फर्म के एक्शन से पार्टनर लायबल रहेगा, पर दूसरे पार्टनर के एक्शन से कोई तीसरा पार्टनर लायबल नहीं रहेगा। तो करे कोई भरो कोई वाला सिस्टम नहीं मिलेगा आपको यहां पर। यह फायदा है एलएलपी का। कंपनी में सॉरी, नॉर्मल पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर पे कुछ रेस्ट्रिक्शन था, याद होगा आपको। एलएलपी में कोई मैक्सिमम नंबर पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हाँ, यहां पर मैं तुमको एक मजेदार बात बताता हूं। इसका डेप्थ क्लास, मतलब ये फाउंडेशन लेवल पर नहीं है, इंटर पे है, बट बता रहा हूं। यहाँ दो तरीके के पार्टनर होते हैं। पहला बात, यहाँ कोई स्लीपिंग पार्टनर नहीं बनेगा कंपनी वगैरह में, मतलब अपने रिलेटिव्स वगैरह को तुम बना लिए पार्टनर, ठीक है, मतलब चलता है, यू कैन डू दैट। पर लॉजिकली हम सीक्रेट पार्टनर क्यों रहे, मतलब हम इनएक्टिव पार्टनर क्यों रहे? अगर हमको पैसा ग्रो ही करना है, इन्वेस्ट ही करना है, तो हम फिर कंपनी में करेगा, इसमें क्यों करेगा? अगर हम पार्टनरशिप में आया तब हम एक्टिवली काम करेगा। तो जनरली बात कर रहे हैं आपसे,
पर क्या पार्टनर का दो होगा, एक होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर और एक होगा पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब है वो पार्टनर जो फर्म का डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बाकी पार्टनर लोग भी रहेगा, बट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको रखना ही चाहिए, उसमें से एक जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। आया बात समझ में? अभी वो हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, इधर पे इस चैप्टर के अंदर ना एक दो बार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे या कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं तो अपने को लेना देना प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने को उनसे कोई लेना देना इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर नहीं रहेगा। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीवन? कंफर्म करेंगे ना? ओके, चलो सही है। तो यही है, अब अपने स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड लॉज किधर पे है? आपको दिखेगा 11-12 में, 11-12 में दिखेगा, 11-12 में दिखेगा, आएंगे अभी, है ना। चलो, तो अभी बात करता हूं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा अभी आप लोगों को, 4 स्केड्यूल्स में ये डिवाइडेड है, 4 स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है। एग्जाम में आ गया तो याद रखना। बाय द वे, एलएलपी एक्ट पास तो 12 दिसंबर 2008 को हुआ था, पर ये कंट्री में लागू और कंट्री में एप्लीकेबल 7 जनवरी 2009 से हुआ था। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, एलएलपी एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस और 4 स्केड्यूल है। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या है सर? वही पार्टनर्स का राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ये है। सेकेंड स्केड्यूल में अगर एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है उससे रिलेटेड प्रोसेस है। थर्ड स्केड्यूल में प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन है, और अनलिस्टेड कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन है फोर्थ स्केड्यूल में। तो हर स्केड्यूल में क्या है एक बार याद रखने का, है ना। ये किसके अंदर आता है, मतलब एलएलपी को रेगुलेट कौन करता है? वही जो कंपनीज को करता है। कौन? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, और कंपनीज को कौन देखता है? रजिस्ट्रार, आरओसी। इधर पे भी इनको भी कौन देखता है? आरओसी ही देखता है। सर बात समझ में आ रहा है? एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट क्या एलएलपी पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली 2021 में 13 अगस्त 2021 को कुछ अमेंडमेंट्स आया था एलएलपी में, वो खैर अपने लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी अपने को उससे रिलेटेड कोई छाप लेने वाला काम नहीं है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है, इधर देखिए। LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at low cost. तो देखो इसका एडवांटेजेस देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पहला एडवांटेज, है ना। लो कंप्लायंस कॉस्ट, कंपनी जितना कॉस्टली नहीं है, है ना। It is a separate legal entity while the LP itself will be liable for the full extent of its assets. Liability of partners will be limited. कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड फर्म। कैसे? मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि कॉर्पोरेट की तरह लिमिटेड लायबिलिटी है और एक फर्म की तरह फ्रीडम है काम करने का, है ना। तो ये देखो, ये रहा तीसरा एडवांटेज। इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। सर समझ में आता है? आओ कुछ डेफिनेशंस है वो अपने लोग पढ़ लेते हैं। काफी डेफिनेशंस में हम लोग कॉल बैक करेंगे जो कंपनीज एक्ट है उसके डेफिनेशन का भी। तो बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा यहां पर ना एक वर्ड आएगा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड क्यों यूज होगा? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बोलूंगा कि एलएलपी में पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं। जैसे एलएलपी में एक इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, एलएलपी में एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है। तो जब मैं ये बोलूंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है तो आप लोग का सवाल आएगा ना कि बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है। इसीलिए पहले ही जवाब दे दिए, जो कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 वही यहां पर है, वही यहां पर है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो इस एक्ट में। अच्छा, मतलब एक एलएलपी दूसरे एलएलपी में पार्टनर हो सकता है? हाँ। कोई एलएलपी आउटसाइड इंडिया एलएलपी में पार्टनर हो सकता है? हाँ। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, ठीक है सर। ये तो रहा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। अब लेकिन कौन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? सुन लो, जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता, जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ठीक है, अभी सुनना यहां पर कौन है? कॉर्पोरेशन सोल, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कंपनीज एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानता तो वो एलएलपी एक्ट भी उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेगा। सर बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा वो एलएलपी में पार्टनर भी नहीं होगा।
ओह अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। सर समझ आता है, सर बात समझ में आता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एलएलपी चैरिटी के लिए नहीं बन सकता। बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, सर्विस, ठीक है ना, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, सर्विस, बॉट्स, इसके लिए बन सकता है। आप अगर बैठ के सोचोगे कि हम चैरिटी कर लें एलएलपी बना के, आई एम सॉरी, गलत जगह आ गए हो, एलएलपी एक्ट आपके लिए नहीं है। समझ आता है सर। बिजनेस, वही यहां पर वही लिखा हुआ है जो मैं बात कर रहा था अभी, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, है ना। तो वो ठीक है, प्रोफेशन और बिजनेस मैंने बोल दिया, तो इसको पॉड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी, हाँ, पर अगर किसी एक्टिविटी को सेंट्रल गवर्नमेंट मना करता है, जैसे इलीगल होता है या किसी भी कारणवश, तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या, जो सेक्शन 7 में जिसको आप डेजिग्नेट किए, अरे मतलब क्या, जो फर्म का डे टू डे फॉर्मेलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, खत्म, वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहां पर ना एंटिटी वर्ड बार बार यूज होगा, तो जब भी एंटिटी वर्ड यूज होगा तब उसका मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर, ये मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको सुनना, इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। देखो, नॉर्मली तो फाइनेंशियल ईयर आप लोग सब जानते हो यार। मान लो 1 अप्रैल 2024 से शुरू किए एंड 31 मार्च 2025 पे अपने एंड किए, है ना। तो नॉर्मली स्पीकिंग एवरीवन, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, हाँ, एवरीवन, नॉर्मली स्पीकिंग दिस इज द फंडा ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग। बट अब एक मजे की बात बताऊं आपको, अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपका एक बिजनेस ऐसा है, एलएलपी ऐसा है जो 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ, एग्जांपल दूं, एक एलएलपी है जो 15 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है, 15 अक्टूबर 2024 मान लेते हैं ना अभी अपने। तो बाबू ऐसा है कि फिर दो उपाय है आपके पास। अगर 15 अक्टूबर 2024 को आपने इनकॉर्पोरेट किया है, तो आपके पास दो उपाय है। आप अगर चाहो तो एक 31 मार्च 25 को, मतलब अपकमिंग मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म करके अप्रैल मार्च चला सकते हो, या उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च 2026 में भी आप अपना फाइनेंशियल ईयर को खत्म कर सकते हो। कब? तब जब आपने एलएलपी जो रजिस्टर करवाया है, इनकॉर्पोरेट करवाया है, वो पोस्ट 30 सितंबर कराया है। क्या ये बात समझ में आता है क्या आपने को? यस और नो एवरीवन, क्या ये बात समझते हैं क्या आपने? सर समझते हैं, क्लियर है क्या? ओके, वेरी गुड यार। अगर इतना बात अपने को समझ आता है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं आपके साथ डिस्कशन करने को, है ना। फॉरेन एलएलपी क्या होता है? ऑब्वियसली यार, कोई भी एलएलपी जो रजिस्टर आउटसाइड इंडिया है, हटाओ। एलएलपी क्या होता है? जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है? वही जो अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स है। देखो, ऐसा है कि एक डिफॉल्ट भी है, एक डिफॉल्ट स्केड्यूल भी है। अगर आपने खुद के बीच में अग्रीमेंट नहीं बनाया, तो वो डिफॉल्ट स्केड्यूल फिर आपके ऊपर लग जाने वाला है ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है स्मॉल एलएलपी का, है ना। स्मॉल एलएलपी किसको बोलते हैं? ऐसा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट, कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल, पैसा जो डाला गया है, डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। मतलब 25 लाख से 5 करोड़ का जो लिमिट है, तब अपने स्मॉल एलएलपी है। और साथ साथ में एंड का मतलब इसके साथ ये कंडीशन भी है कि टर्नओवर जो है उसका, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 40 लाख से ज्यादा नहीं है, या अप टू 50 करोड़। 40 लाख मिनिमम है, 50 करोड़ मैक्सिमम है। वो जिस केस टू केस बेसिस पर प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस बेसिस पर है। सर ये नहीं समझ में आया, सर ये बात नहीं समझ में आया कि कभी आप बोलते हो कि 40 लाख होना चाहिए, कभी आप बोलते हो 50 करोड़। बिल्कुल नहीं समझ आया सर। आप लोग देखो, बात समझो, हर बिजनेस अलग होता है। जो गुड्स का बिजनेस होता है ना, अब अगर गुड्स ऐसा है जैसे मशीन है, तो यार मशीनों में तो ऐसा हो सकता है ना, एक मशीन ही 50 लाख का है। तो उस केस में अगर एलएलपी सेल्स कर रहा है 50 करोड़ का, तो इसका मतलब है कि वो एलएलपी ने कितना, शायद 100 मशीन बेचा होगा, तो छोटा ही एलएलपी है। पर तुम सोच के देख, 50 करोड़, अगर तुम एक सर्विस बिजनेस है तो वही 50 करोड़ तो एक बड़ा अमाउंट है ना।
तो डिपेंडिंग अपॉन तुम सर्विस बिजनेस है, प्रोफेशन है, क्या ट्रेड कर रहा है, उस हवाले से इन्होंने इसको अलग अलग लिमिट सेट किया है, और वो डिसाइड आरओसी और ये लोग जितने लोग हैं इन लोग केस टू केस बेसिस पर करते हैं। बात समझ में आता है क्या? इसलिए लिमिट्स अलग अलग है कि स्मॉल एलएलपी किसको बोलेंगे, है ना। अब आते हैं सेक्शन पे, है ना। हाँ सर, सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, सिंपल भाषा में बात करता है। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि भैया सुन लो, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 will not be applied, will not be applicable to LLP Act. Full stop. Thank you. Partnership Act will not be applicable to LLP. Partnership Act will not be applicable to LLP. बात खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है? कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। अब समझ आया बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बोले थे? अब समझ आता है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या था, याद है ना? एलएलपी आउटसाइड इंडिया, एनी एलएलपी डिक्लेयर्ड सो, एलएलपी इनसाइड इंडिया, है ना। और इंडिविजुअल का मतलब आपको पता है। हाउएवर एनी इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इफ, तीन परेशानी है उसके साथ। सेक्शन 5 में तीन परेशानियां हैं। पहला, अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक से रिलेटेड आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अपने पढ़े थे, सेक्शन 10, जो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो एक ल्यूनेटिक, दूसरा एक पर्सन जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तीसरा जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर तो नहीं हुआ बट इज इन द प्रोसेस, फाइलिंग हो गया है इंसॉल्वेंसी के लिए। तो तीन लोग डिस्क्वालिफाइड है पार्टनर बनने से, इंडिविजुअल हो और बॉडी कॉर्पोरेट हो, ये लोग तो इंक्लूडेड है, पर इनमें भी तीन लोग डिस्क्वालिफाइड है। क्या तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हो, या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाले हो, या या फिर अनसाउंड माइंड के हो। तो ये तीनों केसेस के अंदर जो है आउट। तो सेक्शन 4 और 5 हो गया। 4 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप एक्ट, 4 क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल एलएलपी का पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट ऑफ 3। क्या 3? अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, बोलो 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 बोलो, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी भी शुरू नहीं होना चाहिए। खत्म सर, समझ आ गया। सेक्शन 6 क्या बोलता है, मैं तुमको बता ही चुका हूं ऑलरेडी, कि एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, और वो 2 पार्टनर जो मिनिमम होने चाहिए वो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। पर एक सर, एक सवाल बताओ, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग डे टू डे फॉर्मेलिटीज करेंगे ये तो इंडिविजुअल्स होते हैं, पर आप तो हम लोग को ये बोल रहा है कि 2 कॉर्पोरेट्स, 2 कंपनीज, 2 कॉर्पोरेट्स, वो लोग भी पार्टनर बन सकता है। तो सब जब वो लोग पार्टनर बन जाएगा तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेजिग्नेटेड पर्सन फिर कौन हुआ, डेजिग्नेटेड पार्टनर फिर कौन हुआ? तो वो कंपनी फिर अपना एक नॉमिनी डिक्लेयर कर देगी ना कि ये फलाना कंपनी इस एलएलपी की पार्टनर है, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, और हम लोग नॉमिनेट करते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड को टू कंडक्ट द फॉर्मेलिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंसी, तो या ऑफ दैट कंपनी। तो बस बात खत्म हो गया ना। हाँ, तो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। इफ एट एनी, हाँ, यहाँ पर ना, यहाँ पे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड एक सिमिलर बात लिखा हुआ है, वो मैं बताता हूँ तुमको, ध्यान से सुनना। ये ना सेक्शन 3A, 3 सेक्शन ए ऑफ कंपनीज एक्ट में है जहां तक, खैर ठीक है, वो अपने अभी उससे लेना देना नहीं है। सेक्शन 3 सब सेक्शन ए में है इसका बात। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सिंपल सा बात है कि मान लो कि 2 पार्टनर्स है, किसी दिन ऐसा होता है कि एक ही पार्टनर बचता है, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ देता है, कुछ भी, कुछ भी टपक गया, कुछ भी हुआ, तो वो जो एक पार्टनर है ना जो बच गया, उसको ये बात पता है कि वो अकेला ही है पार्टनर है। अब उसके पास 6 महीना है, 6 महीना है, 6 मंथ्स है दूसरा पार्टनर लाने के लिए। अगर वो दूसरा पार्टनर 6 मंथ्स के अंदर नहीं लाया, तो 6 मंथ्स के बियॉन्ड वो बिजनेस कर रहा है, एलएलपी बिजनेस कर रहा है, और उसको पता है कि एलएलपी ऑपरेट कर रहा है बिजनेस, तो फिर वो 6 मंथ्स के बाद अकेला लायबल रहेगा, फिर वो किसी पुराने पार्टनर को नहीं पकड़ सकता। तो सिंपल भाषा में एलएलपी के पास 6 महीना है। अ, आज क्या डेट है, फॉर एग्जाम्पल
आज 9 दिसंबर को अपने बैठे हैं, हाँ। तो अगर 9 दिसंबर को कोई पार्टनर छोड़ता है तो मेरे पास 6 महीने हैं। 6 महीने का मतलब है 12 से 6 महीना आप लोग गिन लो, 6 पे आता है। 9 जून आ गया तो मतलब वही है 2025 और क्या। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इस दिन तक अगर कोई पार्टनर नहीं आया एलएलपी में मेरे, उसके बियॉन्ड मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूं मुझको पता मैं अकेले कर रहा हूं, तो सिर्फ मैं ही लायबल रहूंगा, मैं अपने किसी पुराने पार्टनर को फंसा नहीं सकता इधर पे। ये बात समझ लेना, सेक्शन 6 हो गया। तो 4 5 6 एक बार फिर रिवाइज करें क्या, ऑर्डर में चल रहा है, मजा आ रहा है। 4 5 6 एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट का कोई भी क्लॉज एलएलपी पे अप्लाई नहीं होगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट का कोई भी क्लॉज एलएलपी पे अप्लाई नहीं होगा। फिर सेक्शन 5 अपने को क्या बोलता है कि कौन कौन एलएलपी में डिस्क्वालीफाइड है। देखो इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट बिजनेस कर सकते हैं एलएलपी के अंदर, लेकिन 3 लोग डिस्क्वालीफाइड है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट एंड पर्सन हु इज अप्लाइड टू बी इंसॉल्वेंट, या जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है इंसॉल्वेंसी का। हाँ, 5 खत्म। सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 सिंपल भाषा में बोलता है कि हर एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए, और अगर एक पार्टनर छोड़ देता है तो एलएलपी के पास 6 महीना है नया पार्टनर को लाने के लिए। 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर अगर नया पार्टनर नहीं लाता है, 6 महीना के अंदर अगर नया पार्टनर नहीं लाता है, 6 महीना के अंदर अगर नया पार्टनर नहीं लाता है, तो 6 महीना के बियॉन्ड जो भी बिजनेस करेगा, जो पार्टनर अकेला बच गया वही लायबल रहेगा। क्या यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस और नो? डाउट है पूछेंगे, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। सेक्शन 7 बोलूंगा और फिर 4 5 6 7 जो है फटाफट जो है अपने लोग इसको समराइज करेंगे, ठीक है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7, ठीक है ना। लो देखो इधर पे डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 क्या है कि एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, है ना, हु आर इंडिविजुअल्स। बोला था तुमको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए जो डे टू डे एक्टिविटीज करेगा। हाँ, अब ये जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, 2 इंडिविजुअल, उसमें से एक जो है वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। सर इंडियन रेसिडेंट का पता है बाकी लॉज में 180 डेज या 150 डेज ऐसे करके है। एलएलपी लॉ में कोई पर्सन रेसिडेंट इंडियन है, इसके लिए मिनिमम उसको 120 डेज उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहना पड़ेगा। याद रखना यहां पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं, उस फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज मिनिमम रहना पड़ेगा रेसिडेंट इन इंडिया मानने के लिए। तो क्या बोले, समझ में आया? मतलब कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, इंडिविजुअल्स होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, और उनमें से एक रेसिडेंट इन इंडियन होना चाहिए। रेसिडेंट किसको मानेंगे? जो कम से कम 120 डेज इंडिया में रहा है। किस ईयर में? प्रीसीडिंग में कि इसी ईयर में? इसी ईयर में। क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताओ फटाफट, फटाफट फटाफट। क्लियर है यहां तक? एवरीबॉडी कम ऑन, कम ऑन। दीपशिका आपका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है? चलो ठीक है, क्लियर है सर। तो सेक्शन 7 के अनुसार 3 बातें हैं। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 120 डेज आपका उसमें से एक पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए इन दैट फाइनेंशियल ईयर, और इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, तो मैं तुमको बताया था नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी shall act as designated partners, shall act as designated partner, shall act as designated partners, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया है, सेक्शन 4 से रिलेटेड, 5 से रिलेटेड, 6 से रिलेटेड और सेक्शन 7 से रिलेटेड, ठीक है ना। सेक्शन 4 5 6 और 7 से रिलेटेड अपने को इतना बात समझ में आ गया है। तो एक बार जो है, एक बार जो है मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहां पर सुनना है ना एवरीवन। मैं सेक्शन 4 से सेक्शन 7 फटाफट, अच्छा एवरीवन सुनना, सेक्शन 4 से सेक्शन 7 रिवाइज करा रहा हूं, सेक्शन 4 से सेक्शन 7 रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट सुनना। एलएलपी एक्ट का सेक्शन 4 से सेक्शन 7 रिवाइज करा रहे हैं, फटाफट से सुनना। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 30, फिर से कम ऑन एवरीवन। सेक्शन 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी क्लॉज एलएलपी पे लागू नहीं होगा। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि पार्टनर जो होने चाहिए वो कुछ भी हो, इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, सब चलेगा, लेकिन 3 चीज नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में नहीं होना चाहिए, या अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 2 है, पर अगर कोई एक पार्टनर हो जाता है तो 6 महीना है दूसरा पार्टनर लाने के लिए। 6 महीना के बियॉन्ड क्या होगा? 6 महीना के बियॉन्ड अगर अकेला एक आदमी बिजनेस किया तो वही लायबल रहेगा। सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 बोलता है मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर
कितने चाहिए? 2 चाहिए। क्या इंडिविजुअल्स होने चाहिए? हाँ इंडिविजुअल्स होने चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या? तो बॉडी कॉर्पोरेट अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा। 2 पार्टनर मिनिमम होने चाहिए एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं सर? ये वो लोग होते हैं जिन लोग एलएलपी का डे टू डे बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। अगर दोनों में से एक पार्टनर, याद रखना दोनों में से एक पार्टनर हमेशा रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया का क्या कंडीशन है? उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो मिनिमम 120 डेज और प्रीसीडिंग नहीं, उस फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ये रूल है। क्लियर है क्या सभी को? यस और नो? 4 से 7 रिवाइज हो गया, सेक्शन 4 से 7 रिवाइज हो गया। यस और नो एवरीवन? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी पढ़ लो यार, बहुत ही चोमू चोमू पॉइंट्स है इसमें, कुछ भी नहीं है जो मेरा जिसमें तुमको जरूरत पड़े। बॉडी कॉर्पोरेट तुमको ऑलरेडी पता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और ये एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब पार्टनर्स का लॉसेस एलएलपी का लॉसेस नहीं है, एलएलपी का लॉसेस पार्टनर्स का लॉसेस नहीं है, सेपरेट लायबिलिटी है। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी में, हाँ यहां पर एलएलपी और कंपनी में एक फर्क होता है। कंपनी में क्या होता है? नेचुरल ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। मतलब एक कंपनी में मान लो मैं शेयर होल्डर हूं, है ना, मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूं, मेरा अगर डेथ हो जाता है तो जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे, जो मेरे बच्चे रहेंगे, वो लोग के पास बाई नेचुरल मींस शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएगा। हाँ, एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में अगर मेरा डेथ हो गया, मैं एलएलपी में पार्टनर हूं, अगर मेरा डेथ हो गया तो मेरे बाद जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन है उनका एडमिशन का प्रोसेस पूरा कवर करना पड़ेगा। नेचुरली वो लोग एलएलपी में पार्टनर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन है बट विथ इज दिस कंडीशन, ये याद रखना है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी तुमको समझ में आ गया। एलएलपी और पार्टनर दो सेपरेट बॉडी है, दो जिसमें एक जान वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। म्यूचुअल एजेंसी, हाँ म्यूचुअल एजेंसी में क्या बोला था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता था? कोई और पार्टनर कुछ किया हम उसके लिए लायबल है, फर्म का एक्ट के लिए हम लायबल है। तो आई एम अ पार्टनर वाज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म। ये था पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर एलएलपी क्या बोलता है दोस्तों? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए तो म्यूचुअल एजेंट नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, पर हर पार्टनर फर्म का तो एजेंट है। समझ में आता है बात? ये देखो यहां पर, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। मतलब आप दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं हो। 10 इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड। नो वन पार्टनर कैन बाइंड दी अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। यही तो मैं समझा रहा था, करे कोई भरे कोई वाला सिस्टम यहां पर नहीं चलेगा। इज दैट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? आगे बोले क्या? चलो ठीक है। एलएलपी अग्रीमेंट, एलएलपी अग्रीमेंट, एलएलपी अग्रीमेंट एवरीवन, एलएलपी अग्रीमेंट का अगर अपने बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद इन एलएलपी आर गवर्न बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, है ना। LLP Act 2008 provides flexibility to partner to devise the agreement as per their choice. In the absence of any such agreement, हाँ मैं बोला था तुम लोग को, ये बात बोला था मैं कि पहला बात तो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस एग्रीमेंट बना लो। नहीं बनाओगे तो फिर जो एलएलपी एक्ट का लॉ है वो लागू हो जाएगा फिर। ठीक है ना। हाँ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने बोला ही था तुमको कि एन एलएलपी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अरे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब है एलएलपी क्या वोट दे सकता है? एलएलपी का आधार कार्ड है। अब देखो इसमें आधार कार्ड का एक सिस्टम होता है ना, एलएलपी में नहीं बट कुछ स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है एक आधार का सिस्टम। पर जो भी है वो लोग के पास एक नेचुरल ह्यूमन बींग जैसा वोटिंग राइट तो नहीं है। एलएलपी का, ये एलएलपी का शादी तो नहीं होगा क्या? शादी हो जाएगा क्या एलएलपी का? तो यही है। और ये मैं नहीं लिखा, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ लिखा हुआ है कैनॉट गेट मैरिड और कैनॉट गेट डिवोर्स्ड। कितना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सील, कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब तुमको समझ में आ गया, वो कंपनी में भी था कि जैसे कंपनी का एक कॉमन सील होता है, एलएलपी का भी एक कॉमन सील होता है। जो जब एलएलपी कोई चीज से अग्री कर रहा होता है, कोई चीज पे हामी भर रहा होता है, तो उस पर उसका कॉमन सील लगता है ना। लिमिटेड लायबिलिटी, हर पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। मतलब मैं अगर बिजनेस में 10 लाख डाला एलएलपी के, तो मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कल को बिजनेस में 50 लाख का घाटा हो गया कि भाई आशीष केडी आप एक काम करो अपने घर से लाओ। नहीं, एलएलपी में जितना पैसा है उतना उठा ले और निकल। अंडरस्टूड सर। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, देखो लीगल कंप्लायंस के लिए मैं तुमको क्या बोला था? डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। पर सारे पार्टनर्स बिजनेस मैनेजमेंट के लिए हकदार है। आप ये नहीं बोल सकते कि सारे पार्टनर्स को कि तुम सारे लीगल कंप्लायंस करो, नहीं। उसके लिए तो दो मिनिमम पार्टनर चाहिए। बाकी पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम दो पार्टनर्स है ना। और दो पार्टनर जो होने चाहिए उनमें से कम एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, इंडियन रेसिडेंट होने के लिए फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में मिनिमम कितना दिन रहना पड़ेगा? ये चैट बॉक्स में लिख के बताओ तो मेरे को एक बार।
एकदम सही, अंकुर का आंसर आया 120 डेज, सही है। अच्छा, एलएलपी जो है दोस्तों, वो प्रॉफिट के लिए ही बनता है, लॉस के लिए और चैरिटी के लिए एलएलपी नहीं बनता है, समझ गए ना? ये याद रखना। इन्वेस्टिगेशन, वही इन्वेस्टिगेशन मतलब रेड, जैसे मिनिस्ट्री तुम कंपनी पे रेड लगवा सकती है, यहाँ पर भी रेड पड़ सकता है ना? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एमलगमेशन, ये सब सब एलएलपी एक्ट के हिसाब से होगा, है ना? दो एलएलपी का मर्ज होना, एक फर्म का एलएलपी में कन्वर्ट होना, ये सारी चीजें है ना। ई फाइलिंग के लिए आप एमसीए की साइट पर जाओ, आप लोग आर्टिकलशिप करोगे तो, मैं तो जब आर्टिकलशिप शुरू किया था पहला दिन ही मेरे को एमसीए की साइट से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। खैर, फॉरेन एलएलपी वो एलएलपीज है जो लोग इंडिया के बाहर रजिस्टर हुए हैं ना। हाँ, क्या फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि फॉरेन एलएलपी सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में कवर्ड है, और अपना जो एलएलपी एक्ट है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज डी क्या बोलता है? सेक्शन 2 1 डी क्या बोलता है आपको? कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलता है वो मानो, सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलता है कि एक फॉरेन में रजिस्टर्ड एलएलपी भी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, एलएलपी का क्या एडवांटेज है मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो मैं तुमको क्या रिपीट कर रहा हूं कि एलएलपी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इजी टू फॉर्म है, ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, इजी टू डिसॉल्व है। कहानी खत्म हो गया ना। अच्छा, मैं बोला था सेक्शन 11-12 तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन से डील करता है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में तुम क्या बताओगे? एक बात बताओ, तुम किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार भाई साहब के पास जाओगे, और रजिस्ट्रार भाई साहब को क्या डिटेल्स दोगे? पार्टनर का नाम, बिजनेस का पता, बिजनेस का हेड ऑफिस, यही सब है और क्या। इधर देखो आओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तभी वो देगा आपको। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड में आपको क्या बोला? दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलने चाहिए जो कि एक लॉफुल बिजनेस के लिए मिल रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन में वो फीस जो रजिस्ट्रार ने बोला है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है ना? स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, अलग अलग फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए, वो फॉर्म्स आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, है ना सर? ये आप लोगों का है इंटर लेवल पर, मैं बोलने को बोल सकता हूं बट कंफ्यूज नहीं करूंगा, है ना? देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा, उसमें क्या होना चाहिए आपका भैया? ACCC, एडवोकेट फाइल कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, चार्टर्ड हो सकता है, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है ना? और एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन लोगों का एक स्टेटमेंट फाइल करना है, किन लोगों को? डेजिग्नेटेड पार्टनर को, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ साथ चाहे एक प्रैक्टिसिंग सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सीएमए लिखा है ना, सॉरी कॉस्ट अकाउंटेंट लिखा है, हाँ, तो कॉस्ट अकाउंटेंट हो या एडवोकेट हो, ये लोगों को एक स्टेटमेंट फाइल करना है। क्या स्टेटमेंट फाइल करना है? कि जो भी रिक्वायरमेंट्स रजिस्टर करने के लिए इस एक्ट के दरमियान है वो हम लोगों ने फुलफिल कर दिया है, ये स्टेटमेंट उनको फाइल करना है। किसके साथ? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और बाकी डिटेल्स के साथ। बाकी डिटेल्स में क्या होगा? ये रहा पहला बात तो, फॉर्म उस नेम पर, एलएलपी, एलएलपी का प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन जो एलएलपी का पार्टनर बना है। कॉमन सेंस से सोचो ना, कॉमन सेंस से सोचो ना, क्या क्या चीज है, वही सारा चीज यहां पर आएगा। मेमोरेंडम में क्या क्या रहता है? कैपिटल क्लॉज रहता है, एसोसिएशन क्लॉज रहता है, सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज रहता है, नेम क्लॉज रहता है, कैपिटल क्लॉज रहता है, तो वही सब चीज यहां पर है ना। कौन कौन पार्टनर है, एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म क्या बिजनेस करेगा, कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है। अगर कुछ गड़बड़ किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड कंपनीज एक्ट में भी है सेक्शन 447 में, बात करेंगे अपने लोग उसका, अभी उसका चाप मत लेना। पर जो भी है, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट अबव विच इज नोट टू बी फॉल्स, उसको भाई को मालूम है कि वो गलत बोल रहा है, कोई को भी, चाहे वो डेजिग्नेटेड पर्सन हो, चाहे वो सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, और क्या नाम है इसका, एडवोकेट, ये लोग में से कोई भी हो, जो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है जो उसको पता है कि वो गलत बोल रहा है, तो वो पनिशेबल होगा। वो पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड अप टू 2 years, फॉर अ पीरियड अप टू 2 years, एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, जो 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है, जो 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है ना, जो 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है ना? तो ये हो गया 11 नंबर सेक्शन, ये हो गया आप लोगों का 11 नंबर सेक्शन। बात समझ में आ रहा है? यस सर, बात समझ में आता है ना? तो एवरीबडी, एवरीबडी
एक बार फटाफट जो है ना पूरा का पूरा रिवाइज कर ले क्या, एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर ले क्या, क्या बोलते हैं, फटाफट एक बार रिवाइज कर ले क्या पूरा का पूरा। चलो ठीक है, तो हम लोग यार एलएलपी एक्ट में भी कौन कौन सा सेक्शन पढ़े, 4 5 6 7 12, 4 5 6 7 12। सेक्शन 4 क्या बोलता है अपने लोगों को, सेक्शन 4 बोलता है कि यार पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन एलएलपी एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 5 क्या बोलता है, पार्टनर मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और पार्टनर 2 होने चाहिए वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। और पूरा बोलता हूं फिर से सुनना, अपने अभी क्या क्या पढ़े हैं, सेक्शन 4 5 6 7 और सेक्शन 11 एंड 12। अब सेक्शन 4 5 6 11 क्या बोलता है आप लोग सुनना। सेक्शन 4 ऑफ एलएलपी बोलता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन एलएलपी पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि पार्टनर होने के लिए क्या क्या चाहिए, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, 3 लोग बॉडी डिस्क्वालिफाइड है। कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, जो इंसॉल्वेंट है, जो अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, या जो अनसाउंड माइंड का है। सेक्शन 6 क्या बोलता है, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, अगर एक पार्टनर मिसिंग हुआ तो 6 महीना और है एक पार्टनर को लाने के लिए, अगर नहीं लाए तो जो पार्टनर बच गया वो 6 महीना के बियॉन्ड बिजनेस का जो भी लायबिलिटी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 7 क्या बोलता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, जो बिजनेस का लीगल ऑब्लिगेशंस को देखता है। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस देखना है, मिनिमम कितने लोग चाहिए, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। अगर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर उसमें से मिनिमम होना ही चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए क्या कंडीशन है, 120 दिन इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए। प्रीसीडिंग की करंट, करंट या प्रीसीडिंग बोला नहीं है तो अपने करंट मान के चल रहे हैं, 120 डेज। क्लियर है। और फिर आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे। सेक्शन नंबर 12, 12 के पहले 11 पे आता है। सेक्शन नंबर 11 बोलता है कि एक सीए सीएस सीएमए या एडवोकेट, सीए सीएस सीएमए या एडवोकेट के साथ साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर को फिल करना है। पहला बात तो सारा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक स्टेटमेंट फिल करना है कि इस एक्ट के अंदर एलएलपी को कंप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए जो प्रक्रिया थी हम लोगों ने उसको पूरी की। अच्छा, क्या क्या डिटेल्स मांगा जाता है उसमें, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड होती है। अगर मिस्टेक किया, अगर झूठ बोला तो कौवा नहीं काटेगा, तब सीधा जेल का सजा काटेगा। यहां पर देखो दिखाता हूं कितना सजा है, कहां गया रे भाई, ये रहा। 2 साल का जेल हो जाएगा और फाइन लगेगा 10,000 का मिनिमम और 5 लाख तक। और एंड है, एंड मतलब जेल तो जाना ही है तुमको। क्या क्लियर है क्या, क्या क्लियर है क्या, क्या मजा आ रहा है क्या, यस और नो, यस और नो। मजा आ रहा है तो यस सर लिख देना चैट में, नहीं आ रहा है तो नो सर लिख देना। नो सर लिखोगे तो मैं निकाल दूंगा तुमको क्लास से, इसलिए बेटर है यस सर ही लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अभी इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, एवरीवन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 12 में आता है। ये भाई क्या बोलता है, अगर सेक्शन 11 वाले देवता कौन थे, रजिस्ट्रार, सेक्शन 11 वाले देवता अगर खुश है तो सेक्शन 12 में वो आशीर्वाद देंगे। उस आशीर्वाद का नाम है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कि एलएलपी तुम्हारा सर्टिफाई हो गया, रजिस्टर हो गया, खत्म। ओ अच्छा, देखते हैं पढ़ते हैं। और कितने दिन के अंदर, देवता का आशीर्वाद 14 दिन में आ जाएगा अगर वो सेटिस्फाइड है तो। देवता मतलब आरओसी। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इंपोज्ड बाय क्लॉजेस आर कंप्लीट, देन विद इन 14 डेज तुमको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब इस बात का सबूत है कि तुमने एलएलपी से रिलेटेड सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर दिया है। रजिस्टर्ड ऑफिस, अब यार तुम सोचो तुमको पिज्जा मंगाना होता है, तुम एड्रेस नहीं देता है क्या, देता है ना। तो अगर आरओसी को तुमको कल को कोई भी चिट्ठी लिखना पड़े, एमसीओ को तुमको कोई भी चिट्ठी भेजना पड़े, तो तुमको कहां भेजेगा वो, तो उसके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, एड्रेस सब पता होना चाहिए। सेक्शन 13 चेंज हुआ तो वो नोटिफाई करना पड़ेगा आरओसी को। ये देखो, every LLP shall give a registered office to which all the communication and notice may be addressed and where they shall be received, ये बताना पड़ेगा। A document may be served on a LLP or a partner or a designated partner by sending it to the post under a certificate of posting by registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office। कितना लंबा बात बोल रहा है, सिंपल भाषा में यही बोल रहा है कि जो तुम नंबर 1 में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दोगे सेक्शन 13 के, उसी एड्रेस पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। दैट्स इट, खत्म। हाँ, अब चेंज का अब इसमें भी गड़बड़ की है तो पेनल्टी अभी बताता हूं तुमको, ठीक है ना। उसमें पेनल्टी क्या था, 2 साल का सजा और 10,000 से लेके 5,000 तक कुछ भी। आगे, एलएलपी में change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such form and manner and subject to such condition as may be prescribed and any such। सिंपल भाषा में तुम रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे, तुम्हारा घर का एड्रेस चेंज हो गया, पुराने घर में जोमेटो का खाना जहां मंगाते थे वहीं मंगा लोगे क्या खाना, जोमेटो को बताओगे ना कि भैया नया घर है, एड्रेस चेंज हो चुका है। सेम चीज यहां पर है। If the LLP contravenes any provisions of the act, the LLP and its partner shall be liable to a penalty of कितना, 500 रुपया पर डे, 500 रुपया पर डे कम से कम, during which the default continues subject to a maximum of 50,000 for LLP and its every partner। LLP पे भी लगेगा, पार्टनर पे भी लगेगा, सबका कटेगा। आगे, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्टर हो गया, सेक्शन 14 में आ गया, ओहो तब मजा आ जाएगा। तब एलएलपी
पार्टनर्स को सू कर सकता है या पार्टनर एलएलपी को सू कर सकते हैं। एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है। एलएलपी एलएलपी के पास कॉमन सील आ जाता है, और हर वो काम जो कोई बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है वो एलएलपी कर सकता है। तो क्या क्या फायदे आते हैं? एलएलपी किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट के नाम पे सू कर सकता है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी को सू कर सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी इंडिविजुअल भी। एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड, ओन, सेल कुछ भी कर सकता है। एलएलपी के पास एक कॉमन सील आ जाता है, और फोर्थ बात, एलएलपी के पास हर वो शक्ति आ जाता है, पावर आ जाता है जो अदरवाइज किसी और बॉडी कॉर्पोरेट को दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर या किसी भी फलाने एक्ट के अंदर। ये सेक्शन 14 बोलता है। ये सेक्शन 14 बोलता है। एक बार देख ले, 4 क्या बोल रहा था? सेक्शन 4 4 4 4 4 कम ऑन 4 4 कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट का कोई भी क्लॉज एलएलपी पे लागू नहीं होता। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और पार्टनर्स की क्या प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए? अनसॉइंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या अप्लाइड टू बी इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 आप लोगों को फाइनली ये बोलता है कि सुनो, सेक्शन 6 फाइनली अपने को ये बोलता है कि मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए। हालांकि डेजिग्नेटेड पार्टनर से पहले मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए, और अगर एक पार्टनर हुआ तो 6 महीना है। 6 महीना है एक पार्टनर को लाने के लिए, उसके बियॉन्ड एक जो भी पार्टनर बचा हुआ बिजनेस कर रहा होगा वो लायबल होगा। सेक्शन 7 फिर क्या बोलता है? सेक्शन 7 बोलता है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम होना चाहिए, उसमें से एक कम से कम रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? मिनिमम 120 दिन हमारी कंट्री में रहना चाहिए। खत्म हो गया सेक्शन 7। फिर उसके बाद हम लोग जंप लिए थे और हम लोग फिर आए थे सेक्शन 10 11 ये सब का चक्कर में बात करने। 10 को स्किप किए थे, हम लोग 11 पे आए थे जो बोलता था इनकॉर्पोरेशन का क्या कंडीशन है, और अगर इनकॉर्पोरेशन में खुश हो गया तो देवता सेक्शन 12 में 14 डेज के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। अच्छा, और सेक्शन 13 बोला था रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ तो क्या करना होता है ये बताया था, है ना। और सेक्शन 14 आपको बताया कि अगर रजिस्टर हो गए तो क्या क्या आपके पास राइट्स आ जाएंगे। क्या राइट्स आ जाएंगे? मेनली 4 राइट्स आ जाएंगे। पहला, हर वो राइट जो बॉडी कॉर्पोरेट के पास है। दूसरा, कैन sue and be sued on its own name। तीसरा, acquire, own, maintain property, dispose property in its own name। एंड फोर्थ बात, उसके पास एक कॉमन सील आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। चलो आगे बढ़ता हूँ। सेक्शन 15 क्या बोलता है? अरे भाई सिंपल बात बोलता है कि यार जैसे कंपनी है, कोई भी कंपनी है जिसका नाम कैसे खत्म होता है? लिमिटेड से या प्राइवेट लिमिटेड से। वैसे ही अगर एलएलपी है तो उसका नाम खत्म एलएलपी या नाम के आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना ही पड़ेगा। तुम देखना XYZ एलएलपी रहेगा, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं ना। और कोई भी एलएलपी का ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो अनडिजायरेबल है, या जो किसी और कंपनी या एलएलपी का ऑलरेडी नाम है, या जो किसी गवर्नमेंट के साथ आपका लिंक दिखाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 15 ये हो गया। सेक्शन 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम। हाँ, अब पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म, एक फॉर्म रहता है उसमें फीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी, है ना, क्योंकि तुरंत मिलता नहीं है। द नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम, है ना। अगर नेम चेंज करना है तो, है ना, चेंज इट्स नेम। और जब एप्लीकेशन आएगा, upon receipt of application on and payment of prescribed fee, registrar may, if satisfied that the name is to be reserved is not one which may be rejected on the ground, reserve the name for a period of 3 months। हाँ, मान लो आपको एक नया एलएलपी फॉर्म करना है, आप एलएलपी के पास अप्लाई कर लिए, तो वो रिजर्वेशन 3 महीना तक रहता है। बाकी लॉज में ना डेज में लिखा रहता है, वो 60 डेज 30 डेज वो सब अलग बात है। यहाँ पे भी 90 डेज पर अपने 3 मंथ्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 मंथ्स बोलेंगे, 3 मंथ्स बोलेंगे, ठीक है ना। रिजर्वेशन ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी सेक्शन 17 क्या बोलता है? चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। Notwithstanding anything contained in section 15 and 16, if through inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or on its registration by a new body, its registered name is registered by a name which is identical with, अगर कोई भूल से उस नाम पे एलएलपी रजिस्टर हो गया जो ऑलरेडी किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, जो ऑलरेडी किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम है, जो ऑलरेडी किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम है, तब 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 दैट ऑफ एनी एलएलपी, और ये तब उसको, तब, और वो बॉडी कॉर्पोरेट कंप्लेन करता है कि सुनो भैया ये लोग मेरा नाम चुराया है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को बोलेगा कि विद इन 3 मंथ्स अपना जो है नाम चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो, सीधा बोलेगा। और जब एलएलपी नाम चेंज कर लिया और नया नाम आया, 15 दिन के अंदर ये बताएगा रजिस्ट्रार को, सेंट्रल ऑर्डर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके साथ, कि अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी बदलाव कर लो, क्योंकि जो पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया होगा रजिस्ट्रार, उसमें तो पुराना नाम होगा, और रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर ये काम करना है। तो मतलब क्या हुआ? पहला बात तो
3 महीना के अंदर, जब से गवर्नमेंट बोला, गवर्नमेंट आज बोला, तो 3 महीना के अंदर एलएलपी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। और नाम चेंज करने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना होगा, और रजिस्ट्रार को पता लगने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना पड़ेगा। अभी बात समझ में आता है क्या? हाँ ना बोलिए। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनली डिफरेंसेस पढ़ेंगे और एलएलपी एक्ट को रगड़ दिए पूरा आपने। ठीक है, चलो एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? ये रजिस्टर्ड है 1932 में, ये एलएलपी है, इसमें ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनर और जो बिजनेस है वो अलग अलग है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट, इट इज नॉट अ लीगल एंटिटी सेपरेट। अच्छा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट में है, और ये अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसमें रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है। इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। पार्टनर का डेथ मतलब बिजनेस खत्म, है ना। नेम ऑफ द एलएलपी में लास्ट में एलएलपी होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, है ना। लायबिलिटी, हर पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटी है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एलएलपी में म्यूचुअल एजेंट नहीं है, पर पार्टनरशिप एक्ट में हर पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करता है, मतलब म्यूचुअल एजेंट है। ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का रूल है, यहाँ पर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर का रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी का कॉमन सील होता है, इसका कोई कॉमन सील नहीं होता है। लीगल कंप्लायंसेस यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं, यहाँ पे कोई भी पार्टनर लीगल कंप्लायंस कर सकता है। एलएलपी को एनुअली क्या फाइल करना होता है ना, पार्टनरशिप को कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करना पड़ता है ना। लेकिन एलएलपी को आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है क्या? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी। फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, पर फॉरेन नेशनल्स पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। माइनर को एलएलपी में बेनिफिट्स के लिए भी नहीं लाया जा सकता। पार्टनरशिप में याद होगा, माइनर को कम से कम बेनिफिट्स के लिए लाया जा सकता है। ठीक है। और एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या फर्क है? ये 2008 में है, ये 2000 कंपनीज एक्ट 13 में है। इसमें जो पार्ट, इसमें लोगों को पार्टनर्स बोलते हैं, है ना, इसमें शेयर होल्डर्स बोलते हैं या मेंबर्स बोलते हैं। यहां पर जो इंटरनल गवर्नेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर से डिसाइड होता है, और यहां पर कंपनीज एक्ट बताता है इंटरनली कैसे गवर्न करना है। एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी लगता है, और पार्टनरशिप अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक है तो लिमिटेड नाम लगता है। एलएलपी में मिनिमम मेंबर दो है, मिनिमम पार्टनर दो है, मैक्सिमम कुछ लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो है, मैक्सिमम 200 है। पब्लिक में मिनिमम 7 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एलएलपी में जो है लिमिटेड होता है टू द कंट्रीब्यूशन, और यहां पर जो होता है टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स तक। अगर मान लो मैंने 100 रुपए का शेयर है, 60 रुपया ही पे किया है, तो 40 रुपए मेरे से मांगा जा सकता है। एलएलपी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसमें मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर्स है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स है। निपट गया, निपट गया, एलएलपी एक्ट निपट गया। क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीवन? यस और नो बोलना पड़ेगा, कम ऑन यार। रिवाइज हो गया, लर्न हो गया, यस और नो? दैट्स इट, चलो ये टॉपिक रगड़ा गया। दैट्स इट। नेक्स्ट डे अपने आगे बात करेंगे। गुड बाय एवरीवन फॉर द डे। दिस चैप्टर इज ओवर। एक एक सेकंड हमको